Hello and welcome to my channel. I am Gaurav Chaudhary. Channel name is The Golden Era. Today we are going to discuss about here classic chapter number 5, India, that is Bharat. Today we are going to talk about our country India, कि हमारा जो कंट्री इंडिया है उसको किस किस नाम से जाना जाता है। कभी हम उसको इंडिया बोलते हैं, कभी उसको हिंदुस्तान बोला जाता है, कभी हम उसको भारत बोल देते हैं, कभी उसका नाम जम्बूद्वीप सुनते हैं हम, कभी ऐसा सुनने में आता है कि इसका नॉर्थ वाला पार्ट है उसको आर्यवर्त भी बोला जाता है। तो ये सब नाम इंडिया के कैसे पड़े हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। दूसरा कि हमारी जो बाउंड्री है वो एंशिएंट टाइम के अंदर कहाँ तक एक्सपेंड हो रखी थी। चैप्टर पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे कि हाउ डू वी डिफाइन इंडिया, कि हम इंडिया को डिफाइन कैसे करते हैं, इसकी नॉर्थ बाउंड्री कहाँ तक है, साउथ वाली बाउंड्री कहाँ तक है, वेस्ट के अंदर इसका एक्सटेंशन है वो कहाँ तक प्रेजेंट टाइम में है और एंशिएंट टाइम में कहाँ तक था। सेकेंड हम लोग देखेंगे व्हाट वर द एंशिएंट नेम्स फॉर इंडिया, कि इंडिया के लिए एंशिएंट नेम क्या क्या यूज होते थे, जैसे जम्बूद्वीप है, इंडिया है, हिंदुस्तान है, भारत है, आर्यवर्त है, ये सब नाम से इंडिया को हम लोग जानते थे। श्री अरबिंदो का कोड दे रखा है, उन्होंने इंडिया को कैसे डिफाइन किया है। In India at a very early time the spiritual and cultural unity was made complete and become the very stuff of the life of all this great surge of humanity between the Himalaya and two seas। अरविंदो इंडिया के बारे में बताते हैं कि एंशिएंट टाइम के अंदर जो इंडिया की बाउंड्री है वो कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी। इसमें वो बताते हैं कि इसके नॉर्थ की जो बाउंड्री है वो कहाँ तक थी, कि इसके नॉर्थ की जो बाउंड्री है वो हिमालय तक थी यहाँ पर, और इसको दो सी है उन्होंने इसको घेर के रखा है। इस साइड वाला जो पार्ट है उसको उन्होंने ईस्ट सी बोला है और ईस्ट वाले पार्ट को उन्होंने वेस्ट सी बोला है। तो वो इंडिया को डिफाइन करते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो पुराने टाइम के अंदर नॉर्थ में इसको हिमालय ने घेर के रखा था और साउथ के अंदर ईस्ट की साइड में ईस्ट सी था और वेस्ट की साइड में वेस्ट सी था। इसके बाद वो बताते हैं कि हमारा जो इंडिया है उन्होंने स्पिरिचुअल और कल्चरल यूनिटी को पूरी तरीके से पा लिया था, यानी इंडिया के लोग थे उनका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रखा था, कल्चर डेवलप कर रखा था। नेक्स्ट दे रखा है सांची इज अ बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स, यानी सांची मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह है, वहाँ पर एक बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स दे रखा है। फेमस फॉर इट्स ग्रेट स्तूप, ये फेमस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक फेमस स्तूप बना रखा है। यानी जो बुद्ध रिलीजन के फाउंडर थे गौतम बुद्ध, उनकी डेथ के बाद उनकी जो अस्थियाँ होती है उनको उस समय के तत्कालीन जो राजा थे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, उसमें से वो कुछ हिस्सा है होता है वो अशोक को भी मिलता है और अशोक है वो मध्य प्रदेश में उस बुद्ध की जो अस्थियाँ होती हैं उनके ऊपर एक स्तूप बनाते हैं। स्तूप क्या होता है, आधे चंद्रमा के आकार की आकृति में बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, उसको स्तूप बोला जाता है। ये जो स्तूप है ये मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर है, जो भोपाल से लगभग 46 किलोमीटर दूर है। इस स्तूप के अंदर क्या है, द स्तूप वॉज ओरिजिनली कमीशन बाई द मौर्य एम्परर अशोका इन द 3rd सेंचुरी BC, यानी 3rd सेंचुरी BC के अंदर जो मौर्य राजा होते हैं अशोक, वो इस पर एक स्तूप बनाते हैं, यानी लॉर्ड बुद्धा की जो अस्थियाँ होती है उसके ऊपर ये अर्धचंद्राकार आकृति में एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर के अंदर हमें इंडिया का एंशिएंट नाम मिलता है जम्बूद्वीप, इसीलिए इस चैप्टर के अंदर हमारे लिए इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो जाती है। इसमें पहली बार जो अशोक है वो इंडिया के लिए जम्बूद्वीप वर्ड यूज करते हैं हमारी कंट्री के लिए। A physical map of the Indian subcontinent, what are its natural boundaries that you can make out। अगर हम इंडिया का जो फिजिकल फीचर्स देखते हैं तो उसके अंदर इंडिया की जो नेचुरल बाउंड्री है उसको अगर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे तो हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ के अंदर यहाँ पर हिमालय बना हुआ है, साउथ के अंदर नीचे यहाँ पर ये ओशन आ गया है, ईस्ट के अंदर यहाँ पर एंशिएंट टाइम के अंदर खैबर है, पख्तून है, वो पास आ रखे हैं। तो इंडिया की जो बाउंड्री है उसको हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते थे उस समय।
इंडिया इन द पास्ट इंट्रोडक्शन, पास्ट के अंदर इंडिया का जो इंट्रोडक्शन है वो कैसे हम लोग दे सकते हैं। टुडे इंडिया इज़ अ मॉडर्न नेशन विद फिक्स बॉर्डर्स एंड स्टेट्स एंड नॉन पॉपुलेशन। अगर आज हमें इंडिया को आइडेंटिफाई करने का बोले तो हम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इंडिया की बाउंड्री है वो कहाँ कहाँ तक एक्सपेंड हो रखी है, इसकी पॉपुलेशन है वो कितनी है, और इसके साथ साथ में हम इसके जो स्टेट वगैरह है उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन पास्ट 500, 2000 और इवन 5000 ईयर्स अगो इंडिया वॉज वेरी डिफरेंट। आज से अगर हम लोग 500 ईयर पहले अगर जाएंगे तो इंडिया का जो शेप था वो अलग था। उसमें बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, ये वाला पार्ट हम लोग इंक्लूड कर देते हैं। अगर हम लोग उसको 2000 ईयर अगो जाएंगे तो इंडिया के अंदर और ज़्यादा एरिया है वो उसमें काउंट कर दिया जाएगा। 5000 ईयर जाएंगे तो हम अफ़गानिस्तान और आगे वाला जो पार्ट है उसको भी इंडिया के अंदर कवर कर देते हैं। द रीजन नोन टुडे एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैड मैनी डिफरेंट नेम्स एंड चेंजिंग बाउंड्रीज। इंडिया का जो ये नेम है ये टाइम के साथ में चेंज होता रहता है, यानी एंशिएंट टाइम के अंदर इसका नाम अलग था, फिर उसके बाद इसका कुछ नाम था वो अलग था, यानी टाइम के साथ इसकी बाउंड्री और बाउंड्री के साथ साथ में नाम भी है वो चेंज होते रहते हैं। ओवर टाइम मैनी किंगडम्स, एम्पायर्स एंड कल्चर्स एग्जिस्टेड इन दिस रीजन, यानी पुराने टाइम में इंडिया के अंदर बहुत सारे डायनेस्टीज आई और चली गई। वी लर्न अबाउट इंडियाज हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज सच एज। अगर हमें इंडिया के बारे में पता करना है कि इसकी हिस्ट्री के बारे में अगर पता करना है तो हमें बहुत सारे सोर्सेज लेने पड़ेंगे। सोर्सेज मतलब वो एलिमेंट्स होते हैं जिससे हम लोग पता कर सकते हैं इजीली कि पुराने टाइम में लोग कैसे क्या रहे होंगे, और वो सोर्सेज होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे फर्स्ट है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, हम उनके जो टूल्स वगैरह जो यूज करते थे वो कि वो टूल कैसे यूज करते थे उसके आधार पे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो लोग उन लोगों ने कैसा जीवन जिया होगा, या फिर उन्होंने जो बर्तन यूज किए, जो पोट्री यूज की उसके आधार पे हम लोग पता कर सकते हैं, या फिर उनकी जो इंस्क्रिप्शंस है उनसे हम लोग पता कर सकते हैं कि उन्होंने अपना लाइफ पे वो कैसे जी होगी। लिटरेरी सोर्सेज में क्या आता है कि उन्होंने कोई टेक्सेज लिखा होगा, कोई बुक लिखी होगी, कोई मैन्युस्क्रिप्शंस लिखा होगा, उससे हम लोग पता कर सकते हैं कि उस समय का लाइफ कैसा रहा होगा। फॉरेन ट्रेवलर्स अकाउंट्स, कुछ ऐसे ट्रेवलर आए, फॉरेन ट्रेवलर्स का मतलब है कि ऐसे कंट्री से कुछ ट्रेवलर्स यहाँ घूमने के लिए आए थे, या फिर कुछ थे वो स्टडी के हिसाब से यहाँ पर आए थे तो उन्होंने कुछ लिखा होगा, उससे हम लोग पता लगाते हैं कि एंशिएंट टाइम के अंदर इंडिया है वो कैसा रहा था। कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस, यानी उस समय के राजा थे उन्होंने कोई कॉइन वगैरह रिलीज किया होगा, जैसे हम लोग पंचमार्क कॉइन्स के बारे में देखते हैं, या फिर समुद्रगुप्त का कॉइन देखते हैं जिसके ऊपर वो वीणा बजाते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो उससे हम लोग ये पता लगाते हैं कि समुद्रगुप्त है उनको संगीत का शौक़ रहा होगा, उनका इंटरेस्ट रहा होगा संगीत के अंदर, इसलिए वो वीणा बजाते हुए उनकी आकृति है वो कॉइन के ऊपर उकेर के रखी हुई है। तो कॉइन्स है, इंस्क्रिप्शंस है, इससे भी हम लोग पता लगाते हैं कि एंशिएंट इंडिया के अंदर लोगों ने कैसा जीवन जिया होगा। दीज सोर्सेज हेल्प अस एंड अंडरस्टैंड हाउ इंडिया डेवलप एंड चेंज ओवर टाइम। ये जितने भी सोर्सेज होते हैं इन सोर्सेज को फाइंड आउट करके हम लोग पता लगा लेते हैं कि इंडिया है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ होगा और टाइम के साथ है इसमें इतने सारे चेंजेस कैसे आए होंगे। ये सब हम लोग इन आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज होते हैं उनसे हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे अगर ये जो पिक्चर है इसको हम लोग देखेंगे तो हमें इंडस सिविलाइजेशन के बारे में इजीली हम लोग स्टडी कर सकते हैं कि उस समय के जो लोग हैं वो धार्मिक थे एक नहीं थे, वो इससे पता कर सकते हैं। ये जो स्कल्पचर है, ये जो स्ट्रक्चर है, इससे हम लोग पता लगाते हैं कि उस समय का जो स्ट्रक्चर था वो कैसे बनाते थे, इनमें इन्होंने ईंटें वगैरह यूज कर रखी है। तो स्ट्रक्चर के बारे में पता लगा लेते हैं कि उस समय मकान वगैरह बनाने के लिए वो लोग किस चीज़ को यूज़ लेते थे, या फिर किसी टाइम के कॉइन्स वगैरह उन कॉइन को देख के हम लोग पता लगा लेते हैं कि उन लोगों ने कैसा जीवन जिया होगा, या वो किस टाइप के वेपन्स वगैरह यूज करते थे। या फिर लिटरेरी सोर्सेज यानी उन्होंने कोई टेक्स्ट वगैरह लिखा होगा, कोई बुक लिखी होगी,
ऐसे बहुत सारे हिंदू टैक्सेज है, बुद्धिस्ट टैक्सेज है और जैन टैक्सेज है, जिनसे हम लोग पता लगा लेते हैं कि उस समय का जीवन कैसा रहा होगा। जैसे हमें 16 महाजनपद के बारे में अंगुत्तर निकाय में पता चलता है, या फिर हमारे जो महाभारत है, रामायण वगैरह है, उसमें जो चीज़ें लिखी हुई है, या फिर पुराण वगैरह है, जैसे विष्णु पुराण है। विष्णु पुराण के अंदर इंडिया के लिए जम्बूद्वीप नाम आया हुआ है। पुराण की स्टडी करते हैं तो हमें इंडिया की जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है उसके बारे में पता चलता है कि इंडिया कहाँ तक एक्सपेंड था और यहाँ के लोगों को क्या कहा जाता था, तो वो सब उसमें दे रखा है। तो जो लिटरेरी सोर्सेज है उनसे हम लोग पता लगा लेते हैं कि उस समय का जीवन कैसा रहा होगा। कुछ टूल लोग यूज करते थे उस समय, उससे भी पता लगा लेते हैं। पोट्री से पता लगा लेते हैं कि उन्होंने अपना जीवन कैसे जिया होगा। नेम्स ऑफ इंडिया इन हिस्ट्री, हिस्ट्री के अंदर इंडिया के क्या क्या नाम मिलते हैं। थ्रू आउट हिस्ट्री इंडिया हैज़ बीन नोन बाई मैनी डिफरेंट नेम्स। एंशिएंट टाइम में इंडिया को कई नामों से जाना जाता था। These names were given by people living in the regions as well as by foreign visitors. The names are found in ancient texts and scripture, account of travelers and pilgrims. यानी इंडिया की डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट नाम थे। हम कैसे पता लगाते हैं, हम एंशियंट को टेक्स्ट वगैरह है उसको पढ़ के पता लगा लेते हैं, या फिर अभी जैसे बात की कि कोई फॉरेनर, कोई ट्रैवलर यहाँ पे आया घूमने के लिए, या फिर पिलग्रिम्स यानी धार्मिक यात्रा के लिए कुछ लोग आए होंगे जिन्होंने यहाँ पे क्या देखा उसके बारे में उन्होंने लिख दिया। इंस्क्रिप्शंस एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होते हैं, उनसे भी हम लोग पता लगा लेते हैं कि पुराने टाइम में इंडिया का क्या नाम था, यहाँ के लोगों को क्या कहा जाता था। ईच नेम रिफ्लेक्ट डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड, हर हिस्टोरिकल पीरियड के अंदर इसके अलग नाम मिलते हैं। These names help historians understand how people viewed India in different time. Historians इन सबको पढ़ के पता लगा लेते हैं कि लोगों का क्या व्यू रहा होगा उस समय इंडिया के प्रति। How Indians named India, कि हम जो इंडियंस हैं उन्होंने अपने देश का नाम क्या रखा था। The Rig Veda is the most ancient text of India, written several thousand years ago. हमने बहुत पुराने टाइम पहले टेक्स्ट के बारे में हमारे पूर्वज थे, उनको नॉलेज था। उन्होंने सबसे जो हमारा जो एंशिएंट टेक्स्ट है वो ऋग वेदा है। ऋग वेदा के अंदर इंडिया के बारे में क्या दे रखा है। इन दिस टेक्स्ट द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज कॉल्ड सप्त सैंधव, यानी हमारे ऋग्वेद के अंदर हमारे कंट्री के लिए क्या नाम आ रखा है, सप्त सैंधव। सप्त सैंधव का क्या मतलब है। सप्त सैंधव मीन्स लैंड ऑफ द 7 रिवर्स, यानी इंडिया का ऋग्वेद के अंदर क्या नाम मिलता है, सप्त सैंधव। और सप्त सैंधव का अगर मीनिंग पूछा जाए कि ऑफ द 7 रिवर्स, यानी 7 नदियों का जो देश है उसको किस नाम से जाना गया है, सप्त सैंधव। द वर्ड सिंधव कम्स फ्रॉम सिंधु, अभी जो सैंधव शब्द आया है वो कहाँ से आया है, सिंधु से आया है। सिंधु रेफरेंस टू द इंडस रिवर, सिंधु जो वर्ड है वो किस रिवर को बोला जाता है, इंडस रिवर को बोला जाता है। और समटाइम अ रिवर इन जनरल shows that rivers played an important role in the early naming of the region. सप्त सैंधव से हमें ये पता चलता है कि ये वर्ड है वो सिंधु से आया हुआ है, और सिंधु से हमें ये पता लगता है कि उस समय के जो नाम वगैरह रखे जाते थे वो नदियों के नाम पे रखे जाते, किसी रीजन का नाम है वो नदी के नाम पे भी रखा जा सकता था। कुछ मॉडर्न रिवर है जिनको एंशिएंट टाइम में क्या बोला जाता था, जैसे इंडस है उसको पहले सिंधु बोला जाता, तो झेलम रिवर है उसको विस्ता बोला जाता, चिनाब का एंशिएंट नाम था अस्किनी, रावी का एंशिएंट नाम था परुस्नी, बेस को विपासा बोला जाता, सतलज को सतुंद्री, गग्गर को सरस्वती या हाकरा भी बोला जाता था सरस्वती को। यानी ये वाला जो पार्ट हमें दिखाई दे रहा है इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उनको कंबाइंड रूप से क्या बोला जाता है, सप्त सैंधव बोला जाता है। जैसे पंजाब को हम लोग पंजाब इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर 5 नदियाँ चलती है, इसलिए उसका नाम क्या बोला जाता है, पंजाब बोला जाता है। यानी एंशिएंट टाइम के अंदर जो किसी रीजन का नाम है वो रिवर के नाम पे भी रखा जाता था।
नेम्स ऑफ रीजन्स इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया के अंदर कुछ ऐसे रीजन थे, उनके नाम हमें मिलते हैं टेक्सेस के अंदर कि किस पार्ट को एंशिएंट टाइम के अंदर क्या बोला जाता था। जैसे यहाँ पर दे रखा है, तो महाभारत इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट, यानी जो महाभारत है वो इंडिया का एंशिएंट टेक्स्ट में काउंट होता है। इट मेंशंस मैनी रीजन्स ऑफ एंशिएंट इंडिया showing how the subcontinent was divided into different areas. Some of these regions include, कुछ ऐसे रीजन है जो महाभारत के अंदर उनके नाम दे रखे हैं। जैसे महाभारत के अंदर किसी जगह का नाम अगर दे रखा है कश्मीरा, तो उसको प्रेजेंट टाइम के अंदर हम लोग कश्मीर बोलते हैं। अगर किसी एरिया का नाम महाभारत के अंदर दे रखा है कुरुक्षेत्र, तो प्रेजेंट टाइम के अंदर हरियाणा का जो पार्ट है उसको किस नाम से जाना जाता है? कुरुक्षेत्र। वंग, महाभारत के अंदर वंग नाम मिलता है, वो बंगाल का नाम मिलता है। बंगाल जो मॉडर्न नेम है उसका एंशिएंट नाम वंग था। फिर जो असम वाला पार्ट है उसको एंशिएंट टाइम के अंदर प्राग ज्योतिष भी बोला जाता था। अगला जो हमारा पार्ट है, नेम्स फॉर द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, कि जो ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ये नाम कब पड़ा और इसमें क्या क्या इंक्लूड है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नोन एग्जैक्टली व्हेन द होल इंडियन सब कॉन्टिनेंट गॉट अ सिंगल नेम। ये पता लगा पाना मुश्किल है कि जो पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसको ये नाम कब मिला। बिकॉज एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट आर हार्ड टू डेट, क्योंकि जो एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट है उसमें ये डेट हम लोग पता ही नहीं लगा पा रहे हैं कि ये नाम इसको कब मिला है। इन्होंने कोई फिक्स डेट मतलब नहीं दे रखी है। तो महाभारत यूज टू इम्पोर्टेंट नेम्स फॉर द होल रीजन। महाभारत में जरूर पूरे होल रीजन के लिए दो नाम आ रखे हैं। एक नाम आ रखा है भारतवर्ष, दूसरा नाम आ रखा है जम्बूद्वीप। प्रेजेंट टाइम में जो इंडियन सोसाइटी है उसमें जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है तो उसमें एक मंत्र पढ़ा जाता है, जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते, यानी जो जम्बूद्वीप है उसके अंदर जो भरतखंड है उस भरतखंड के अंदर जो आर्यवर्त है, यानी इसके जो नॉर्थ वाला पार्ट है उसमें हम लोग रहते हैं। तो हमारे जो एंशिएंट जो टैक्सेस वगैरह है उसमें कहीं ना कहीं हमारे कंट्री का नाम है वो जम्बूद्वीप मिलता है, भारतवर्ष भी मिलता है कहीं पर। अब जो भारतवर्ष मिला है उसमें भारतवर्ष का क्या मतलब है, ये वर्ड कहाँ से आया भारतवर्ष? भारतवर्ष मीन्स द कंट्री ऑफ द भरताज, यानी जो भारतवर्ष जो नाम मिलता है इसका मतलब है कि भरतों की भूमि। अब ये भरत वर्ड, भरत किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल किसी पर्सन के लिए भरत वर्ड है वो यूज़ नहीं हुआ है। भरत वर्ड जो एंशिएंट टाइम में यूज हो रखा है वो एक क्लैन के लिए हो रखा है, यानी कोई कबीला था, उस कबीले के बहुत सारे लोग थे, वो संगठित होकर एक ग्रुप था, उस ग्रुप को भरत के नाम से जाना जाता है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो एंशिएंट जो किंग वगैरह है उन्होंने अपना नाम भी भरत नाम रखना शुरू कर दिया। द नेम भारत फर्स्ट अपीयर्स इन द ऋग्वेदा वेयर इट रेफर्स टू अ वैदिक ग्रुप ऑफ पीपल, यानी जो भरत जो नाम मिलता है फर्स्ट बार वो ऋग्वेद के अंदर मिलता है, और ऋग्वेद के अंदर जो भरत जो वर्ड यूज हुआ है वो किस लिए हुआ है? ग्रुप्स ऑफ पीपल, यानी लोगों के ग्रुप के लिए ये यूज हो रखा है। लेटर टेक्स्ट मेंशन सेवरल किंग्स नेम भारत, और बाद में ऐसे बहुत सारे टेक्स्ट मिलते हैं जिसमें राजाओं के नाम भी भरत मिलते हैं। इन द महाभारत भारतवर्ष रेफर्स टू द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। महाभारत के अंदर जो भारतवर्ष जो नाम मिलता है वो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए वो वर्ड यूज हुआ है। नेक्स्ट है जम्बूद्वीप, यानी इंडिया को हम लोग जम्बूद्वीप क्यों बोलते हैं? अभी हमने देखा कि भारत का नाम है वो भारतवर्ष क्यों पड़ा, भारत क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर एक कोई क्लैन था एंशिएंट टाइम के अंदर, उसका नाम भरत था, उसके बाद इसका नाम है वो भारतवर्ष पड़ गया। अब इसका नाम जम्बूद्वीप क्यों पड़ा, उसके पीछे क्या रीजन है? जम्बूद्वीपा मीन्स द आइलैंड ऑफ द जामुन ट्री। जम्बूद्वीप का मतलब है कि ऐसा आइलैंड जहाँ पर जामुन के पेड़ होते हैं, उसको किस नाम से जाना गया है? जम्बूद्वीप। द जामुन ट्री ऑल्सो कॉल्ड मालाबार प्लम इज अ ट्री कॉमनली फाउंड इन इंडिया, यानी इंडिया के आज भी बहुत सारे पार्ट के अंदर ये पेड़ है वो मिलता है। ओवर टाइम जम्बूद्वीपा कैम टू मीन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और धीरे धीरे
जो जम्बूद्वीप जो वर्ड है वो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए हमने यूज़ करना शुरू कर दिया था। हिस्टोरिकल क्लू, अब हिस्टोरिकल यानी हमारे एंसेंट कोई फिक्स ऐसा कोई हमें कोई इंस्क्रिप्शन मिला है, कोई ऐसा टेक्स्ट मिला है जिसमें पहली बार ये वर्ड यूज हुआ है भारतवर्ष या जम्बूद्वीप, वो देखते हैं क्या है। द अशोका अराउंड 250 BC लेफ्ट मैनी इंस्क्रिप्शंस विच हेल्प हिस्टोरियंस अंडरस्टैंड हाउ इंडिया वॉज डिस्क्राइब्ड इन एंशिएंट टाइम। यानी जो मौर्य सम्राट अशोक है उसके शिलालेख जो मिलते हैं, उसके इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, यानी उन्होंने इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं कि जो पत्थर होते हैं उनके ऊपर कुछ लिखवा देना, या जो कॉइन्स है उनके ऊपर लिखवा देना, उनको क्या किस नाम से जाना जाता है, इंस्क्रिप्शंस के नाम से जाना जाता है। तो जो अशोक ने बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शंस लिखे हैं, उसमें जो हमारा कंट्री है उसका नाम क्या दे रखा है, जम्बूद्वीप दे रखा है। यूज ऑफ द नेम जम्बूद्वीपा, जम्बूद्वीपा वर्ड है वो कहाँ का यूज होता है, यानी एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट में जम्बूद्वीप नाम है वो कहाँ का यूज हुआ है। मौर्य एम्परर अशोका लेफ्ट मैनी इंस्क्रिप्शंस अराउंड 250 BC। इन वन ऑफ दीज इंस्क्रिप्शंस ही यूज्ड द नेम जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीपा वॉज यूज टू डिस्क्राइब द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। एट दैट टाइम दिस रीजन इंक्लूड प्रेजेंट डे, यानी जो अशोक ने जो जम्बूद्वीप वर्ड लिखा है उस जम्बूद्वीप में कौन कौन सा एरिया इंक्लूड होता है, उसमें प्रेजेंट टाइम के अंदर इंडिया वाला पार्ट है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान का भी कुछ पार्ट है। अशोक के लिए जम्बूद्वीप का ये मतलब था, यानी चार यानी मेजर 4 कंट्री है उनको इंक्लूड करके और जम्बूद्वीप बनता था। दिस शोज दैट एंशिएंट रूरल्स ऑल्सो यूज द नेम जम्बूद्वीपा फॉर द होल रीजन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यानी अशोक की जो इंस्क्रिप्शंस है वो देख के हमें ये पता चलता है कि उस समय इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए जम्बूद्वीपा वर्ड यूज होता था। भारत एज द नेम फॉर इंडिया, इंडिया के लिए जो भारत है वो नाम कैसे पड़ा। अ फ्यू सेंचुरीज लेटर द नेम भारत बिकम द कॉमनली यूज नेम फॉर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए जो भारत वर्ड है वो कॉमनली यूज होता था पुराने टाइम में। इन एंशिएंट टेक्स्ट कॉल द विष्णु पुराण डिस्क्राइब भारत, हमारा जो एंशिएंट टेक्स्ट है विष्णु पुराण के अंदर इंडिया के लिए क्या वर्ड यूज हुआ है, भारत। द लैंड नॉर्थ ऑफ द ओशियन एंड साउथ ऑफ द स्नो माउंटेन्स, द स्नो माउंटेन्स रेफर्स टू द हिमालय, यानी विष्णु पुराण में दे रखा है कि इसकी जो बाउंड्री है वो ओशियन के नॉर्थ में है, यानी जो इंडियन ओशियन है उसके नॉर्थ के अंदर, और स्नो माउंटेन यानी हिमालय है वो हमेशा आइस कवर्ड रहता है, बर्फ़ से ढका रहता है। उसके साउथ के अंदर जो पार्ट है उसको किस नाम से जाना जाता है, भारत के नाम से जाना जाता है। दिस डिस्क्रिप्शंस क्लियरली पॉइंट टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। द नेम भारत इज स्टिल यूज टुडे फॉर इंडिया, और आज भी हम लोग हैं वो अपने देश के लिए भारत वर्ड यूज करते हैं। इन नॉर्थ इंडिया इट इज़ कॉमनली रिटन एज भारत, नॉर्थ इंडिया के अंदर इसका जो कॉमन नाम मिलता है वो क्या मिलता है, भारत मिलता है। इन साउथ इंडिया इट इज़ ऑफ्टन रिटन, इंडिया के लिए हमारे कंट्री का जो नाम यूज होता था एंशिएंट टाइम में वो होता था भरतम। दिस शोज दैट द एंशिएंट नेम भारत हैज़ कंटिन्यू टू बी यूज फॉर इंडियन इवन टुडे। ये सब देख के हमें पता चलता है कि हमारे देश का नाम जो भारत है वो पहले भी था। एंशिएंट इंडियंस and the idea of India, different part of ancient India had similar ideas about the geographical extents of the country, यानी ऐसे बहुत सारे टैक्सेस मिलते हैं जिसमें अगर आप नॉर्थ इंडिया का टैक्स देखोगे या साउथ इंडिया का टैक्स देखोगे तो दोनों में सिमिलरिटी मिलती है। इसका जो जियोग्राफिकल एरिया है उसमें सिमिलरिटी मिलती है, हमें एक जैसा जियोग्राफिकल एरिया उन्होंने बता रखा है। इन एंशिएंट तमिल पोइम, जैसे ऐसा ही एक एग्जाम्पल दे रखा है, तमिल पोएम है एंशिएंट अबाउट 2000 ईयर ओल्ड, और वो कितनी पुरानी है, 2000 ईयर पुरानी है। डिस्क्राइब अ किंग हुज फेम स्प्रेड
फ्रॉम कन्याकुमारी टू द साउथ। यानी जो तमिल राजा है, तमिल किंग है, उसकी बाउंड्री के बारे में दे रखा है कि साउथ के अंदर उसकी जो बाउंड्री है वो कन्याकुमारी तक है। टू द हिमालयाज इन द नॉर्थ, और उसकी जो बाउंड्री है वो नॉर्थ में कहाँ तक है, हिमालय तक है। द ईस्टर्न ओशियन टू द वेस्टर्न ओशियन, और ईस्ट के अंदर उसकी जो बाउंड्री है वो ईस्ट ओशियन है, वेस्ट के अंदर उसकी बाउंड्री है वो वेस्टर्न ओशियन है। यानी अब आपको देख के पता चला होगा कि जितने भी एंशियंट टेक्सेज है उसमें इंडिया की जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है ना, उसको लेके कोई संदेह नहीं है कि इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री का एक्सटेंस कहाँ तक था। दिस डिस्क्रिप्शन shows that people in ancient times understood the geographical boundaries of India quite well। ये देख के हमें पता चलता है कि सब लोगों को ये पता था कि इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री है वो कहाँ तक है। It also suggests that the idea of the India as a large region was known across different cultures and languages। और ये पढ़ के हमें ये भी सजेशन मिलता है कि उनका कल्चर और उनकी लैंग्वेज भले अलग हो, लेकिन उनका जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो एक फिक्स था। एंड भारत इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे रखा है इंडिया दैट इज़ भारत। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कंट्री का नाम क्या मिलता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज ओरिजिनली रिटन इन इंग्लिश। यानी हमारा जो ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है। एट द बिगनिंग इट यूजेज द फ्रेज इंडिया दैट इज़ भारत। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो शुरुआत होती है, जो आर्टिकल फर्स्ट आर्टिकल है उसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज़ भारत, इंडिया जो कि भारत है। दिस मीन्स दैट इंडिया एंड भारत रेफर टू द सेम कंट्री। इसका मतलब है कि इंडिया और भारत है वो सेम कंट्री है। इन द हिंदी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द फ्रेज इज रिटन एज भारत अर्थात इंडिया। यानी इसका जो हिंदी वर्जन है उसमें लिखा हुआ है भारत अर्थात इंडिया, और जो इंग्लिश वर्जन है उसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज़ भारत। यानी जो भारत इंडिया है वही भारत है, भारत है वही इंडिया है। This shows that both names India and भारत are officially recognized for the country। इसका मतलब है कि इंडिया और भारत है वो दोनों इस कंट्री के लिए मान्य है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, और डॉक्यूमेंट दैट स्पेल्स आउट द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड लॉज ऑफ अ नेशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि किसी कंट्री को चलाने के लिए कुछ फिक्स बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं और लॉज होते हैं। ऐसा अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इंडिया के बारे में हमने देखा कि इंडिया के जो जितने भी एंशिएंट टैक्सेस वगैरह उसमें इंडिया का नाम क्या मिलता है। अब हम लोग देखते हैं कि उस समय क्रॉनिकल टाइम के अंदर इंडिया के लिए जो फॉरेनर थे वो इंडिया का नाम क्या यूज करते थे। ग्रीक है, पर्शियन है, ग्रीक है, चाइनीज है, उन्होंने इंडिया का नाम क्या रखा। जैसे फर्स्ट देखते हैं पर्शियन नेम्स फॉर इंडिया। इंडिया के लिए पर्शियन नाम कौन सा यूज हुआ है। द फर्स्ट फॉरेनर्स टू मेंशन इंडिया वर द पर्सिया एंशिएंट ईरानियन। यानी फर्स्ट जो फॉरेनर आए थे इंडिया में वो कौन आए थे, वो पर्शियन आए थे। और पर्सिया जो कंट्री है वो प्रेजेंट टाइम का जो कंट्री है ईरान, ईरान का पुराना नाम क्या है, पर्सिया है। यानी वो उन लोगों ने इंडिया का नाम क्या रखा। इन द 6th century BCE अ पर्शियन एम्परर कॉन्क्वर्ड द रीजन अराउंड द इंडस रिवर। यानी हमें ऐसे एंशिएंट टेक्स्ट मिलते हैं जिसमें ये बताया है कि 6th century BC यानी जो क्राइस्ट है, जो ईसा मसीह है, उनके जन्म के 6th century पहले, यानी 6th century BC यानी 2000 ये और 600 उससे भी पहले, यानी लगभग 2600 ईयर पहले कोई पर्शियन एम्परर था, उसने इंडस रिवर के उस उधर वाले पार्ट को अपने कब्जे में लिया था। दिस रिवर वॉज अर्लियर कॉल्ड सिंधु। और उस समय जो इंडस रिवर है उसको किस नाम से जाना जाता था, सिंधु के नाम से जाना जाता। इन देयर इंस्क्रिप्शंस एंड रिकॉर्ड द पर्शियन यूज द नेम। और जो पर्शियन एम्परर था उसने जिस एरिया को कॉन्क्वीट किया, जिस एरिया को उसने जीता, उसमें जो इंडस रिवर है उसका नाम सिंधु था। और उसने अपने जो इंस्क्रिप्शंस है और जो रिकॉर्ड है उसमें क्या नाम यूज किया, उसके लिए सिंधु का उसने नाम यूज किया हिंद। फिर धीरे धीरे वो वर्ड हो गया हिंदू।
और फिर धीरे धीरे ये हो गया हिंदू। यानी जो पर्सन होते थे वो स को ह बोलते थे, इसलिए सिंधु सिंधु को उन्होंने नाम दिया हिंद, हिंदू, और धीरे धीरे ये वर्ड हो गया हिंदू। दीज वर एडेप्टेशंस ऑफ द वर्ड सिंधु। यानी जो ये तीनों वर्ड हमें दिखाई दे रहे हैं, ये वर्ड कहाँ से आए हैं? सिंधु से आए हुए वर्ड है। इन एंशियंट पर्शियन हिंदू वॉज ओनली अ ज्योग्राफिकल टर्म्स नॉट रिलेटेड टू रिलीजन। यानी जो पर्शियन जितने भी टेक्सेस मिलते हैं उसमें जो हिंदू वर्ड यूज हुआ है वो ज्योग्राफिकल एरिया के लिए हुआ है, ना कि किसी रिलीजन के लिए हिंदू वर्ड यूज हुआ है। ये वो एरिया है, आप लोग देख सकते हो एंशियंट टाइम के अंदर है, तो हमें पता चलता है कि ये वाला जो पार्ट है प्रेजेंट टाइम के अंदर, जैसे ये ईरान वाला पार्ट है, इसको पर्सिया के नाम से जाना जाता है। और इसी के नीचे द गल्फ ऑफ फारस है, फारस की खाड़ी है, वो भी इसी के नाम से पड़ा है। यानी ये वाला जो पार्ट है वो उस एम्परर ने, यहाँ तक जो एम्परर था उसने इसको कॉन्क्रीट कर लिया, यानी उसकी इतनी बाउंड्री थी, और उसने इधर वाले पार्ट के लिए सिंधु को हम लोग बोलते थे, उसने इसके लिए हिंद वर्ड यूज किया। देखते हैं कि जो ग्रीक लोग थे उन्होंने हमारे कंट्री का नाम है वो क्या यूज किया था। द एंशिएंट ग्रीक्स लर्नड अबाउट इंडिया फ्रॉम पर्शियन सोर्सेज। यानी कि जो ग्रीक लोग थे इनको इंडिया के बारे में कैसे पता चला? इनको इंडिया के बारे में जो पर्शियन सोर्सेज है उनसे पता चला इंडिया के बारे में। दे कॉल द रीजन इंडो या इंडियाइक, और जो पर्शियन लोग थे वो इंडिया के लिए इंडो या इंडियाइक वर्ड यूज करते थे। दे ड्रॉप द लेटर एच। अब अभी हमने देखा कि जो पर्शियन लोग हैं वो हिंदू वर्ड यूज करते थे, तो जो पर्शियन लोग थे उनके हिंदू से ग्रीक जो लोग थे उन्होंने उनको पता चला, लेकिन जो ग्रीक जो लैंग्वेज है उसमें जो एच है वो वर्ड है ही नहीं, वो प्रोनाउंसिएशन ही नहीं है, इसलिए उन्होंने इसका एच है वो हटा दिया, और एच हटाए तो पीछे क्या रहा? इंडू रहा। इसलिए ये लोग इंडो या इंडियाइक वर्ड यूज करते थे इंडिया के लिए। और आप लोग देख सकते हो ये जो ग्रीन ग्रीन वाला पार्ट है उसमें इसको ग्रीक कंट्री बोला जाता। चाइनीज़ नेम फॉर इंडिया, हमने देखा पर्शियन लोग है, ग्रीक है, उसके बाद जो चाइनीज है वो इंडिया के लिए क्या वर्ड यूज करते थे? इन एंशिएंट चाइना ऑल्सो हैड कॉन्टैक्ट विद इंडिया। यानी कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि जो चाइनीज़ लोग थे उनका इंडिया के साथ में कॉन्टैक्ट था। इन चाइनीज़ टेक्स्ट इंडिया वॉज कॉल्ड, और जो चाइनीज़ टेक्स्ट है उसमें इंडिया के लिए यंतु, हिंदू ये वर्ड यूज हो रखे हैं। दीज नेम्स ऑल्सो कैम फ्रॉम द ओरिजिनल वर्ड सिंधु, और ये जो नाम ये प्रोनाउंसिएशन करते थे ये भी उनको कहाँ से पता चला? ये भी सिंधु से ही बने हुए वर्ड यूज करते थे। और इसका अगर हम लोग वर्ड का ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं तो पहले इसका नाम था सिंधु, फिर पर्शियन आए उन्होंने क्या कर दिया इसका हिंदू, फिर जो ग्रीक है इन्होंने इनका नाम कर दिया इंडू, और फिर चाइनीज़ थे इन्होंने इनका नाम कर दिया यंतु। दिस शोज हाउ डिफरेंट कल्चर्स एडॉप्टेड द नेम्स फॉर इंडिया अकॉर्डिंग टू देयर ओवन लैंग्वेजेस। ये देख के हमें पता चलता है कि हर कंट्री ने अपने अपनी लैंग्वेज के हिसाब से इंडिया का नाम है वो यूज किया है। जो चाइनीज़ जो इंडिया से आए थे इनका रूट मैप क्या था? ये लोग यहीं से आए थे। ये चाइनीज़ ट्रैवलर इन इंडिया, बहुत सारे ऐसे चाइनीज़ ट्रैवलर थे जो इंडिया में स्टडी के लिए या फिर घूमने के लिए यहाँ पर आते थे, क्योंकि इंडिया उसमें जो बुद्ध रिलीजन है उसका बहुत बड़ा सेंटर था, तो वो लोग स्टडी करने के लिए नालंदा वगैरह वहाँ पर स्टडी करने आते थे। ऐसा ही एक बौद्ध ट्रैवलर था जिसका नाम था शुआंगजांग, वॉज अ फेमस चाइनीज़ ट्रैवलर। शुआंगजांग को हम लोग सब लोग जानते हैं क्योंकि इसका एक फेमस नाम भी चलता है वैनसांग। शुआंगजांग है वो इसका सही नाम था, और ये चाइना से आया था, और ये उसकी पिक्चर है शुआंगजांग की।
He traveled from China to India in 7th century C. Xuanzang है वो इंडिया के अंदर 7th सेंचुरी में आया था। उस समय इंडिया के अंदर वर्धन वंश के जो डायनेस्टी का रूल था और हर्षवर्धन थे वो इंडिया के राजा थे उस समय। ही विजिटेड मैनी पार्ट ऑफ इंडिया। xuanzang है वो इंडिया के बहुत सारे पार्ट में विजिट किया उसने। मेट स्कॉलर्स, और स्कॉलर्स कौन होते हैं जो किसी न किसी रिलीजन का नॉलेज रखते हैं, वो उनसे मिला। एंड स्टडीज बुद्धिस्ट टीचिंग, और उसने बुद्ध रिलीजन को बहुत गहराई से उसकी स्टडी की। था xuanzang कलेक्टेड मैनी बुद्धिस्ट टेक्सेस रिटन इन संस्कृत। xuanzang ने बहुत सारे बुद्धिस्ट टेक्सेस थे जो संस्कृत के अंदर लिखे हुए थे, उसने उनको कलेक्ट किया। आफ्टर 17 ईयर्स, यानी जो xuanzang था वो लगभग 17 ईयर तक इंडिया के अंदर रहा। ही रिटर्न टू चाइना, और उसके बाद वो वापस अपने कंट्री चाइना लौट गया। इन चाइना ही ट्रांसलेटेड द संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स इनटू चाइनीज़, और वो अपने कंट्री में जाके और उसने चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर ये जितने भी टेक्सेस थे उसको ट्रांसलेट किया। ये उस समय इंडिया के अंदर जो पाली लैंग्वेज यूज होती थी उसका टेक्स्ट है। Over the centuries, several other Chinese scholars also traveled to India to learn and collect knowledge. यानी xuanzang के बाद में बहुत सारे ऐसे चाइनीज़ ट्रैवलर आए जो इंडिया में आए और उन्होंने यहाँ पर नॉलेज गेन किया था। His travels helped spread India knowledge and Buddhism to China. xuanzang के आने से इंडिया को ये फ़ायदा हुआ कि इंडिया के अंदर जितने भी इंडिया का जो नॉलेज था वो बाहर के कंट्री को पता चला, और जो बुद्धिज्म है वो इंडिया के बाहर भी फैला। के लिए और भी फॉरेन नाम यूज होते हैं, जैसे अनोदर चाइनीज़ नेम फॉर इंडिया वॉज तियानजू विच ऑल्सो केम फ्रॉम द वर्ड सिंधु। इंडिया के लिए और भी वर्ड यूज होते हैं, जैसे एक वर्ड यूज हो रखा है तियानजू। तियानजू वर्ड है वो सिंधु से ही बना हुआ है। द वर्ड तियानजू कुड ऑल्सो मीन हेवनली मास्टर, यानी जो तियानजू वर्ड का जो मतलब है उसका मतलब है स्वर्गीय भूमि। This reflects the respect ancient Chinese people had for India as the land of the Buddha. चाइनीज़ लोग है इंडिया को हेवनली मास्टर बोलते थे, स्वर्गीय भूमि, क्योंकि वो इसकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते थे चाइनीज़ लोग, क्योंकि रिलीजन के जो फाउंडर है बुद्धा, उनका इससे कनेक्शन था, इसलिए वो इसको हेवनली मास्टर बोलते थे। अ मोर रिसेंट नेम फॉर इंडिया इज़ हिंदुस्तान। इंडिया के लिए जो रिसेंटली जो नया वर्ड यूज हुआ है वो कौन सा हुआ है? हिंदुस्तान हुआ है। द टर्म हिंदुस्तान वॉज फर्स्ट यूज्ड इन द पर्शियन इंस्क्रिप्शंस अबाउट 1800 ईयर अगो। यानी ये हिंदुस्तान वर्ड है, ये कोई ज़्यादा पुराना नहीं है। ये कितना पुराना है? सिर्फ 1800 ईयर ही पुराना है। और हिंदुस्तान वर्ड है वो कहाँ मिलता है हमें? पर्शियन इंस्क्रिप्शंस में मिलता है। लेटर मैनी फॉरेन रूलर एंड इन्वेंटर्स यूज्ड हिंदुस्तान टू रेफर टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और बाद में जितने भी अटैकर्स आए इंडिया के अंदर अटैक करने के लिए, उन्होंने इंडिया के लिए हिंदुस्तान वर्ड यूज़ किया। ये सब हमें देख के पता चलता है कि हर कल्चर के अंदर इंडिया के लिए अलग अलग वर्ड यूज हुआ है। को स्टडी क्या है, अब हम लोग देखते हैं कि आपको चैप्टर है वो कितना समझ में आया है। द नेम इंडिया इज ड्राइव फ्रॉम विच रिवर, यानी जो इंडिया वर्ड है वो कौन सी रिवर से आया हुआ है? वो आया हुआ है सिंधु रिवर से। वॉट डिड द पर्शियन कॉल द सिंधु रिवर? पर्शियन लोग थे वो सिंधु रिवर को क्या बोलते थे? वो सिंधु रिवर को हिंदू बोलते थे। दिस टर्म वॉज यूज बाई द एंशियंट ग्रीक फॉर इंडिया, यानी जो एंशियंट जो ग्रीक एंशियंट टेक्सेज है उसमें इंडिया के लिए क्या वर्ड यूज हुआ है? भारत, हिंदुस्तान, इंडोस या आर्यवर्त, क्या वर्ड यूज हुआ है? इंडोस। विच एंशियंट टेक्स्ट मेंशन द नेम भारत? कौन सा ऐसा एंशियंट टेक्स्ट है जो इंडिया के लिए भारत वर्ड यूज करता है? वेदास के अंदर दे रखा है, पुराण के अंदर दे रखा है, महाभारत के अंदर दे रखा है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबो। द चाइनीज नेम तियानजू फॉर इंडिया मीन्स, अभी हमने देखा कि इंडिया के लिए चाइनीज वर्ड यूज हुआ है तियानजू। उसका क्या मतलब है? उसका वर्ड है, उसका मतलब है हेवनली मास्टर, स्वर्गीय भूमि। वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं, आपने कितना कुछ पढ़ा है।
व्हाट इज़ द एंशियंट नेम फॉर इंडिया? इंडिया के लिए एंशियंट नाम क्या यूज हुआ है? भारत। व्हाट डिड द ग्रीक्स कॉल इंडिया? ग्रीक्स लोग थे वो इंडिया को किस नाम से जानते थे? इंडोस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जम्बूद्वीप? जम्बूद्वीप का क्या मतलब है? अ लार्ज लैंडमास एंड कॉन्टिनेंट। जम्बूद्वीप का मतलब है अ लार्ज लैंडमास और कॉन्टिनेंट। व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन कॉल इंडिया? कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया को किस नाम से जानता है? इंडिया दैट इज भारत। एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप नीचे कमेंट करोगे। नेम वन एंशिएंट टेक्स्ट दैट मेंशन भारत। कोई भी ऐसा एंशिएंट टेक्स्ट कौन सा है जो इंडिया के लिए भारत वर्ड यूज करता है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको कमेंट करें।